के इस पिता पहचान क्लासेस में मैं हाजिर हूँ आपके लिए गोधूली भाग 1 क्लास 9 बिहार बोर्ड का जो मेन हिंदी होता है, काव्य खंड पाठ 4 पलक पावड़े, जिसकी पूरी व्याख्या मैंने पिछले वीडियो में की है। और ये पलक पावड़े के कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उसमें हमने देखा कि प्रकृति का एक बहुत ही मनोहारी चित्रण हुआ था और साथ ही साथ एक गूढ़ संदेश हमें प्राप्त हुआ। तो ठीक है, तो हमने पूरी व्याख्या जानी, पूरा कवि परिचय हमने जाना। तो आज इस क्लास में हम जानेंगे उसके प्रश्न अभ्यास को। तो चलिए डायरेक्ट अब हम प्रश्न अभ्यास की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम पलक पावड़े के अभ्यास के साथ चले और प्रश्न के माध्यम से देखें कि प्रश्न में कौन कौन सा संकेत और क्या क्या बातें पूछी जा रही है कविता के संदर्भ में। तो ये बहुत ही अच्छी कविता थी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की, जिसकी पूरी व्याख्या मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई और उनका परिचय भी बताया। अयोध्या जी का पूरा परिचय भी मैंने आपको बताया। तो चलिए एक एक करके अभ्यास की तरफ। पहला, कवि को भोर क्यों भा रहा है? तो जब हमने कविता की पंक्तियाँ देखी थी, जब मैंने उसकी व्याख्या की थी, तो हमने क्या देखा था कि शुरुआत ही भोर के भाने से होती है। आज क्यों भोर है बहुत भाता। कवि को भोर इसलिए भा रहा है कि भोर यानी सुबह क्योंकि आज जो वह सुबह उठते हैं तो वह पूरा वातावरण मतलब पूरी प्रकृति का जो रूप है एकदम उनको एक नए रूप में दिखाई पड़ता है, एक उल्लास के रूप में और एक नए जोश के साथ, कुछ नए इशारों के साथ उन्हें यह नज़र आता है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आज आसमान खिला खिला है और जो सूर्य भगवान उग रहे हैं, सूरज जो उग रहे हैं पूर्व दिशा में, उनकी लाली जो चारों तरफ फैल गई है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य ना होकर वह रोली भरी थाली हो। रोली क्या? लाल चंदन, जिसे हम पूजा में प्रयोग करते हैं, माथे पे तिलक लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने बिंब का प्रयोग करते हुए मानवीकरण किया है सूर्य का, कि सूर्य कैसे नजर आ रहे हैं? रोली भरी थाली के रूप में। इसीलिए आज हर तरफ उन्हें नया नया परिवर्तन दिख रहा है। चिड़ियाँ रोज़ चहचहाती है, लेकिन आज उन्हें लग रहा है कि नए रूप में चिड़ियाँ उमंग से चहचहा रही है। हर तरफ उनको नया रूप प्रकृति में दिखाई पड़ रहा है, इसलिए कवि को भोर भा रहा है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, रोली भरी थाली का क्या आशय है? तो मैंने इसका जिक्र किया कि रोली भरी थाली का यहाँ पर बिंब के रूप में उन्होंने प्रयोग किया है। यहाँ पर सूर्य का उन्होंने मानवीकरण किया है कि और संकेत दिया है, मानवीकरण नहीं किया है। यहाँ पर मानवीकरण कहना सही नहीं होगा, यहाँ पर एक संकेत के रूप में एक विशेषण से उसको सजाया है। नहीं, रोली भरी थाली, रोली भरी थाली यानी लाल चंदन से भरी हुई थाली। यहाँ पर सूर्य की विशेषण के रूप में विशेषता बताते हुए यह बात कही गई है। रोली भरी थाली का आशय है यहाँ सूर्य का रूप। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कवि को प्रकृति में हो रहे परिवर्तन किस रूप में अर्थपूर्ण जान पड़ते हैं? तो व्याख्या में भी मैंने यह स्पष्ट किया था कि कवि को प्रकृति में हो रहे परिवर्तन एक नए रूप के अर्थ में जान पड़ते हैं। अब लगता है कि यहाँ पर क्या कहते, एक विशेष व्यक्ति के इंतज़ार में या फिर एक विशेष परिस्थिति के इंतज़ार में यह कविता भावपूर्ण रूप से लिखी गई है और जिसमें प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हुए वह एक नए परिवर्तन की तरफ हमारा इशारा कर रहे हैं। नहीं तो यानी परिवर्तन को इसलिए अर्थपूर्ण जान पड़ता है क्योंकि इस परिवर्तन से यह संकेत मिल रहा है कि हमारी जो अभी स्थिति है वह सब कुछ बदलने वाली है और परिवर्तन आने वाला है और आने वाला समय खुशियों के दौड़ का होगा, उल्लास का होगा, क्योंकि ये प्रकृति के माध्यम से हमें ऐसा ही संकेत मिल रहा है जो खुशहाली का प्रतीक होता है, समृद्धि का प्रतीक होता है और साथ ही साथ नए परिवर्तन का प्रतीक होता है। ठीक है। चौथा प्रश्न है,
हवा के कौन कौन से कार्य व्यापार कविता में बताए गए हैं। तो जब आप कविता पढ़िएगा तो आपने पढ़ा भी है इसको, तो चौथे स्टेंजा में हवा के बारे में बताया गया है। क्यों हवा है संभल संभल चलती, किस लिए है जहाँ तहाँ थमती, सब जगह एक एक कोने में क्यों महक है पसारती फिरती। बहुत ही सुंदर वर्णन और बहुत ही मतलब अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए एकदम छोटे छोटे शब्दों के साथ इसे आकर्षक बनाया गया है। हवा आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हवा संभल संभल के चल रही हो, यानी प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं वह भी उसे इस बात को महसूस कर रही हो, जहाँ तहाँ थमती है, जैसे देख रही हो क्या सच में ऐसा हो रहा है। और हर एक कोने में वह फैलकर फूलों की खुशबू, जो चारों तरफ फूल खिल गए हैं और कलियां खिल गई हैं, उनकी खुशबू को महकाते हुए वातावरण को और क्या कर रहे हैं, बहुत ही मनमोहक बना रहे हैं और आकर्षित कर रहे हैं सब लोगों को कि देखो प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, अब कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है। 5वां प्रश्न है, सुनहली चादरें कहाँ बिछी हुई है और क्यों। नहीं, तो आगे की पंक्तियाँ में हमने देखा कि झील और तालाब में सुनहली चादर बिछ गई है। नहीं, जो हमारा 5वां स्टेंजा है, लाल नीले सफ़ेद पत्तों में भर गए फूल, बेली बहली क्यों, झील तालाब और नदियों में बिछ गई चादर सुनहली क्यों। वह जो सुबह का समय है और ये कविता जो लिखी जा रही है सुबह का समय है, सुबह का ये वर्णन है। तो धीरे जब सूर्योदय हुआ और धीरे धीरे प्रकृति में जो परिवर्तन हुए, चिड़ियाँ चहचहाने लगी, फूल खिल गए, हवाएं उठ गई, तो धीरे धीरे सूर्य अपनी गति से बढ़ते हुए थोड़े ऊपर आए, तो लाल किरण से फिर उनके किरणों का रंग कैसा हो गया, सुनहला हो गया। और वह रंग जब तालाब, झील और नदियों पे पड़ा तो एकदम सुनहला सुनहला सा वह दिखाई पड़ने लगा, या ऐसा लगने लगा मानो सुनहली चादर बिछी हुई हो। ठीक है। यह सुनहली चादर कहाँ बिछी हुई है, यह झील, तालाब और नदियों में बिछी हुई है। यह क्यों, क्योंकि सूर्य की जो सुनहरी रोशनी है चारों तरफ फैलकर ऐसा रूप दिखा रही है। ठीक है। 6ठा प्रश्न है, प्रकृति स्वर्ग की बराबरी कैसे करती है। नहीं, तो आगे की पंक्तियों में हमने यह भी देखा कि आज जो प्रकृति का रूप है, आज जो उसकी ठाट बाट दिख रही है, जिसे देखकर मन नहीं भर रहा है, और एक एक जगह जो है सजकर एकदम सजी हुई है, प्रकृति का हर एक कोना, एक एक कोना, एक एक थल सजकर तैयार है और ऐसा लगता है कि यह स्वर्ग के समान हो, यानी स्वर्ग के सुख का यह अनुभूति हमें करा रही है। इसलिए आज लग रहा है कि प्रकृति स्वर्ग की बराबरी करती हुई नजर आ रही है। आज इतना सुंदरतम रूप चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है। 7वां प्रश्न है, कवि को ऐसा लगता है कि सभी प्राकृतिक व्यापारों के प्रकट होने के पीछे कोई गूढ़ अभिप्राय है। यह गूढ़ अभिप्राय क्या हो सकता है, आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखिए। तो मैंने जब कविता की अंतिम पंक्तियां होने लगी थी और स्टार्टिंग में भी व्याख्या में मैंने बताई थी, यह जो प्राकृतिक व्यापारों के पीछे यानी जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसका बहुत बड़ा गूढ़ यानी छुपा हुआ अभिप्राय है। नहीं, अभिप्राय मतलब कि यानी कुछ संकेत है, यहाँ पर कुछ ना कुछ राज है। अभिप्राय मतलब राज है। क्या राज है कि अंतिम की पंक्तियों में उन्होंने स्पष्ट दिखा दिया, पहले प्रकृति चित्रण करते हुए उन्होंने बता दिया, देखते रात थक गई आंखें, क्या हुआ क्यों तुम्हें न पाते हैं, अगर आ जा रहा है हम पलक पावड़े बिछाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि दोनों अर्थ में उन्होंने संकेत दिया है हमें कि कोई विशेष व्यक्ति या कोई विशेष परिस्थिति का इंतज़ार हम लगातार पलक बिछा के कर रहे हैं। अब ये जो परिवर्तन दिख रहे हैं, तो अब जो हमारा मन है एकदम उसके लिए आतुर है, एकदम हमारी आंखें
थक गई है उस इंतज़ार में और उसे नहीं पा रही है, तो अब अगर तुम्हें आना है, अब वह परिवर्तन के रूप में अगर तुम्हें ये परिवर्तन लाना है तो अब तुम आ जाओ। नहीं, क्योंकि हम पलक पावड़े बिछाकर, अपने नैनों को बिछाकर, अपनी पलकों को बिछाकर हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और ये इस परिवर्तन का जो संकेत हमें मिल रहा है उसे सार्थक बनाइए। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि निश्चित रूप से इसमें एक गूढ़ राज, छुपा हुआ राज इस कविता के माध्यम से छिपा हुआ है। ठीक है, 8वां प्रश्न है, यह कविता नव जागरण और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखी गई थी। नई चेतना और नया बिहान आने को था। इस कविता में उसकी कोई आहट है? अगर हाँ तो किस रूप में? स्पष्ट करें। सेम 7वें से मिलता जुलता, यह कविता नव जागरण के समय की है। उस समय हमारा जो दौर था स्वतंत्रता संग्राम का दौर था। नहीं, उन्हें क्या 1857 से लेकर जो हमारा नव जागरण हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में, हमारे समाज में भी और साहित्य में भी, तो यह कविता वास्तव में एक नई चेतना और एक नई सुबह को लेके आया है। और इस कविता में आहट है कि कुछ परिवर्तन होने वाला है, हमारे अंदर भी, हमारे समाज में भी और हमारे देश में भी। हाँ, इस रूप में इसमें यह छवि इस कविता के माध्यम से दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इसकी जो भाषा शैली है और लिखने की शैली है यह नई कविता से मिलती हुई नज़र आती है। और जो शुद्ध हिंदी का रूप है, मानक हिंदी का रूप है, इसमें हम इसका स्पष्ट दर्शन देखते हैं। और पिछले जो साहित्य हैं यानी नवजागरण से पहले का जो साहित्य है उसके रूप और इसके रूप में एक नई झलक हमें दिखाई पड़ती है। हम यथार्थ का रूप का जो चित्रण नई कविता की विशेषता है वह हमें नज़र आती है और स्पष्ट रूप से यह एक नई चेतना और नई सुबह लेकर आई है। ठीक है, कवि को किसकी उत्कंठित प्रतीक्षा है, इस पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 भाव लगाते हुए आपको इसका आंसर करना है। कवि को किसी विशेष प्रिय विशेष व्यक्ति या परिस्थिति के उत्कंठित प्रतीक्षा है, क्योंकि यहाँ पर यह कविता स्वतंत्रता संग्राम से संदर्भित लिखी हुई है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की, जिसमें आज़ादी को पाने की उत्कंठित इच्छा और नई परिवर्तन से संकेत मिलना कि आज़ादी अब हमारे करीब है। ठीक है, इस तरह से अपने विचार को आपको लिखना है। तो अब हम कविता के आसपास देखें। हरिऔध द्विवेदी युग के एक प्रमुख कवि हैं। द्विवेदी युग के कुछ अन्य कवियों की से मिलते जुलते भावों को कविताएं एकत्र करें और समानताएं ढूंढें। तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपके पाठ में कुछ भी करने के लिए, अभ्यास में आपके लिए आए तो आप उसे ज़रूर करिए। नहीं, आप कलेक्शन करिए विभिन्न किताबों के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, अपने शिक्षकों के माध्यम से, आइए खुद करिए, खुद कलेक्शन करके जोड़िए, तो आपको अपने आप में एक बहुत ही बड़ा आत्मसंतोष का भाव जगेगा और किस विषय वस्तु के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। ठीक है, द्विवेदी युग के बाद छायावाद का उदय हुआ। इस कविता में छायावादी कविता के कौन कौन से लक्षण प्रकट होते दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं। द्विवेदी युग के बाद यानी जागरण सुधार काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो काल था हमारा 1900 से 1918, उसके बाद छायावादी कविताएं लिखी जाने लगी। छायावादी कविताओं के बारे में मैंने आपको बताया है कि छायावाद क्या होता है, यानी छाया के रूप में जो हम पंक्तियां लिखते हैं, चाहे वह काव्य की हो चाहे गद्य खंड की हो, तो उसमें कोई ना कोई मतलब कि रूप, उसका बिंब छुपा रहता है, उसकी छाया छुपी रहती है, पंक्ति कुछ और होती है, उसका अर्थ छिपित रूप से छाया के रूप में वहाँ प्रतिबिंबित होती है। इस कविता में भी कहीं कहीं कुछ पंक्तियों के माध्यम से हम देखते हैं कि कहने के भाव कुछ और हैं और कहना हम कुछ और चाहते हैं, पंक्तियाँ कुछ और है, कहना हम कुछ और चाहते हैं, कुछ नए संकेत में हम अपनी बातों को कहते हैं। तो इस कविता में भी थोड़े थोड़े उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ठीक है,
सुमित्रा नंदन पंत की कविता मौन निमंत्रण उपलब्ध कीजिए और उसके साथ इस कविता का तुलनात्मक विचार कीजिए। जरूर करिएगा इसको भी, या मैंने आपके लिए एक्टिविटी छोड़ा। चौथा, हरिओद की प्रकृति पर लिखी हुई अन्य कविताएं एकत्र कीजिए और विद्यालय की गोष्ठी में उनका पाठ कीजिए। तो इससे क्या होगा, हरिओद जी की और कविताओं की जानकारी आपको प्राप्त होगी और आपका मनोबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी भी एकत्र हो जाएगी। ठीक है, तो ये ज़रूर करिएगा। अब चलिए व्याकरण पोर्शन में हम देख ले क्या बात आती है। भाषा की बात। अगर आज आ रहा है तो, अगर इस पंक्ति को हम यूँ कर दे, अगर आज आ रहे हो तुम, तो अर्थ की दृष्टि से क्या परिवर्तन हो जाता है, वह उचित है अथवा नहीं। अगर इस पंक्ति को हम यूँ कर दे, अगर आज आ रहे हो तुम, तो इसमें क्या परिवर्तन होगा कि यह एक वचन से बहुवचन के रूप में हो जाएगा, आ रहे हो तुम, लेकिन यहाँ पर तुम नहीं होगा। अगर क्या तुम लोग, यहाँ पर तुम लिखना क्या कहते हैं, अर्थ की दृष्टि से जो ये परिवर्तन हुआ वह सटीक नहीं होगा। ठीक है। दूसरा है, कविता में प्रयुक्त शब्द युग एकत्र करें और उनके स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करें। यानी शब्द युग में क्या होते हैं, दो शब्द क्या कहते हैं योजक चिन्ह के साथ आते हैं और दोनों का अपना मतलब तुक मिलता हुआ शब्द यहाँ पर बताया गया है। जैसे हरे भरे, संभल संभल, जहाँ तहाँ, यानी मिलता जुलता शब्द एक साथ योजक चिन्ह के साथ आए हैं। तो और भी इस तरह के अगर शब्द कविता में हैं तो उसे एकत्र करना है आपको और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। यह भी मैंने आपके लिए छोड़ा क्योंकि आपको इससे आपके बारे में आपको पता चलेगा कि आप वैसा कर सकते हैं कि नहीं। जैसे मैं एक बता दूं, हरे भरे नहीं, आज जो बगीचा है एकदम हरे भरे दिख रहे हैं, यहाँ पर बगीचा का मैंने वर्णन किया। इसी तरह संभल संभल, हवाएं संभल संभल कर चल रही है, हवा संभल संभल कर चल रही, हवाएं नहीं, हवा संभल संभल कर चल रही है। ठीक है। तीसरा, कविता के अंतिम छंद में मैं की जगह हम सर्वनाम का प्रयोग क्यों है, क्योंकि कोई एक इस चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं कर रहा है। हम जो विशेष परिस्थिति, विशेष व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, हम सब मिल के कर रहे हैं ताकि नया परिवर्तन आए, इसीलिए मैं की जगह हम सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। चौथा, निम्नांकित शब्दों के विपरीतार्थक रूप लिखे। विपरीतार्थक मतलब उल्टा रूप। आसमान, ठीक है, आसमान क्या क्या होगा, धरती। दायां बायां, सुबह शाम, स्वर्ग नर्क, दिन रात। ठीक है। पर्यायवाची, आकाश गगन, चिड़िया खग पक्षी, फूल पुष्प सुमन, सूर्य सूरज भास्कर दिनकर, पेड़ का हो जाएगा आपका तरु और पौधे आदि। ठीक है। छठा, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग करते हुए लिंग निर्णय करें। तो ये शब्द में आपको लिंग निर्णय करते हुए वाक्य बनाना है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि चेतन जड़ और चेतन हिंदी में दोनों का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। भोर, आज का भोर बहुत भा रहा है, पुल्लिंग है ये। सूरज निकल रहा है, यहाँ पर सूरज जो आकाश में उगते हैं या किसी का नाम भी हो सकता है, या स्पष्ट दिख रहा है कि यह पुल्लिंग है। मोती चमकीला होता है, यहाँ पर जब क्या मैंने लिंग निर्णय बताया था आपको, तो मोती दही यह सब क्या है आपका अपवाद में है। दुर्गीकार के जितने भी शब्द होते हैं मुख्यतः स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन मोती और दही यहाँ पर अपवाद हैं। भूल हो गई, स्त्रीलिंग। हवा बह रही है, स्त्रीलिंग। झील बड़ा है, नहीं, ठीक है। तालाब क्या है, चौड़ा है। चाह, मुझे खाने की चाह हो रही है। पलक गिर रही है, पलक गिर रहे हैं। ठीक है। तो क्या इसमें बहुवचन में इसका प्रयोग किया और लिंग निर्णय भी किया। पलक गिर रहे हैं मतलब पलक बिछाए हुए यहाँ पर पुल्लिंग का बोध है। ठीक है। झील, थोड़ा कंफ्यूज कर रही हूँ मैं, झील में भी स्त्रीलिंग होगा, झील लंबी है। ठीक है, झील आपका स्त्रीलिंग रूप होता है।
तो ये प्रश्न अभ्यास पूरा ख़त्म किया मैंने। तो आज तक के लिए इतना ही। चलिए बाय।